तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी और बताया था कि जल्दी अपन कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान को शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आप सभी को पता है अपन थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो अगर अभी से पढ़ेंगे तो फिजिक्स को कवर कर सकते हैं, है ना। या फिर जिन बच्चों ने पढ़ा था या पहले समझ में नहीं आया तो अब कवर कर सकते हैं, या जिन्होंने बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो अब कवर कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे जिससे एग्जाम आने से पहले पहले अपना जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और अपन 1-2 बार रिवीजन कर लें वन शॉट के थ्रू। और बाकी का रिवीजन आप ही को करना होता है, आप सभी ये सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स को। अपने पहले चैप्टर या पहले अध्याय का जो नाम है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। 2 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आप बाद में ना पूछो। देखो, पहली चीज़ है अपना नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलो। जो मैं यहाँ पर लिखूँ सेम चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट करते चलो, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो वीडियो जैसे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, उसके पश्चात आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी यहाँ पर लिखा है उन सब की लिंक दे दूँगा PDF बनाकर, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या अदर नोट्स जो चैनल पर डले हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। और सबसे बेहतर जो मेरी सलाह है वो, आप वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, वो सब मैं यहाँ पर ही लिखता चलूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जब आप भौतिक विज्ञान को पढ़ते हो तो उसके अंदर 12, 13, 14, 15 जितने भी चैप्टर आते हैं उन सब को यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो आपकी पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसका जो नाम है वो है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर यानी होता है कोई चीज रुकी हुई है, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है विद्युत। इन सारी चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इसे अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। तो सबसे पहले स्थिर का अर्थ होता है कोई भी चीज स्थिर है, रुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पर रुका हुआ होता हूँ तो इसे स्थिर कहेंगे। वैद्युतिकी का अर्थ होता है विद्युत से, है ना। वैद्युतिकी का अर्थ क्या होता है, विद्युत से। इलेक्ट्रो यानी होता है इलेक्ट्रिक, और स्टैटिक यानी होता है स्टॉपिंग पोजीशन पर। ठीक है, तो कोई चीज़ इलेक्ट्रिक के बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी में से हिंदी में से विद्युत या वैद्युत बोल देते हैं, कोई भी एक चीज़ बोल दो। तो विद्युत क्या होता है, अपने घरों में जो करंट बहता है उसी को विद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत है वो स्टॉपिंग पोजीशन पर है, यानी रुका हुआ है ना। कैसा है, रुका हुआ है, तो उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसके अंदर टोटल 2 चैप्टर आते हैं, है ना। आपका एक तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 आ जाता है और चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। किसके अंदर, आपकी यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कत ही आता है। तो चैप्टर नंबर 2 को तो अभी पढ़ नहीं रहे, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस सब में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, विद्युत आवेश। तो उसको अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबका PDF आपको मिल जाएगा, और साथ साथ लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसके लिए भी समय दे दूंगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है समझना विद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक क्या हो गया यहाँ पर कि भैया विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और अगर इससे प्रश्न आया तो हम क्या लिख के आएंगे। और प्रश्न यहीं से आएगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश से आपका क्या आशय है, विद्युत आवेश होता क्या है। देखो, अपने आसपास आप जितनी भी चीज़ों को देखते हो मैं उन्हें पदार्थ कहता हूँ। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य कुछ भी बोल लो, पदार्थ कहते हैं। वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, जैसे मैं अपने शरीर की बात करता हूँ, अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो बोलोगे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मैं पूछूं कोशिकाओं किससे मिलकर बनी है, तो कोशिकांगों से। कोशिकांग किससे मिलकर बनी है, तो वो फाइनली अणुओं से मिलकर बनी है। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हो वो सब किससे मिलकर बनी है, अणुओं से। किससे मिलकर बनी है, अणुओं से। ठीक है, अणु जैसे आपने H2O का नाम सुना है, H2O यानी पानी। H2O किसे बोलते हैं, पानी।
ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक अणु है। H2 अपने आप में क्या है, एक अणु है। तो पदार्थ किससे मिलकर बनता है, अणु से। और अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। आपने पानी का सूत्र देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा होगा, CO2। तो ये अणु किससे मिलकर बना है, कार्बन और 2 परमाणु ऑक्सीजन के, 1 परमाणु कार्बन का। तो ये सब क्या होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब परमाणु होते हैं। तो दुनिया की हर चीज़ में कह सकता हूँ परमाणु से मिलकर बनी है। आपकी हवा हो गई, आपका जो दहन की अभिक्रिया हो गई, या फिर मैं हो गया, हर चीज़ आप फोन में देख रहे हो, वो फोन तक इन्हीं परमाणु से मिलकर बनी है। ठीक है, हर चीज़ अणु से मिलकर बनी है, अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। तो परमाणु किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो जो परमाणु हैं वो मिलकर बने हैं 3 कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन। ये चीज़ मैंने छोटे आकार में लिखी हुई है क्योंकि जनरली ज़्यादातर बच्चे इन्हें जानते हैं कि ये होता क्या है। मैं इस वाले हिस्से को थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो पदार्थ अणु से, अणु परमाणु से, परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। अब होता क्या है, देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास एक क्षमता होती है कि ये प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, और इस प्रोटॉन के पास भी एक क्षमता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो दुनिया में अगर इस तरीके से कोई भी एकाएक किसी चीज़ को खींच रहा है तो उसे बल कहा जाता है। जैसे सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। धरती हमें अपनी तरफ खींच रही है, इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो दोबारा धरती पर ही आ जाएगी, क्योंकि धरती इसे अपनी तरफ खींचेगी। तो उस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो। तो ठीक इसी तरह ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उस बल को क्या कहा जाता है, विद्युत बल। इस तरीके से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, जो प्रश्न आएगा वो मैं बोर्ड पर लिखता चलूंगा। तो उस बल को क्या कहा जाता है, विद्युत बल कहा जाता है। अच्छा, अब समझिए, ये जो विद्युत बल होता है ये पदार्थ का एक गुण है। ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो ये जो गुण है पदार्थ का, इसको आवेश के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ये विद्युत बल 2 तरीके का हो सकता है। देखिए, जब यही विद्युत ऐसे गति करने लगता है तो उसे करंट बोल दिया जाता है, जैसे आपके तारों में बहता है, करंट बह रहा है ना। और जब रुका हुआ होता है तो उसी विद्युत को आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश यहाँ पर लगा भी है ना, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, जो बल लगाता है, जो विद्युत बल लगाता है, तो पदार्थ का वो जो गुण होता है उसी को आवेश कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो बल होता है ये एक भौतिक राशि होती है, क्योंकि अपन इसे माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे माप सकते हैं। जैसे मैं किसी भी चीज़ पर धक्का लगाता हूं तो मैं उसे माप सकता हूं कि कितना है। मैं अपनी लंबाई को माप सकता हूं मीटर में, सेंटीमीटर में, वजन को माप सकता हूं किलोग्राम में। ठीक वैसे ही ये जो बल लगाते हैं एक दूसरे पर, उसे भी मापा जा सकता है। इसीलिए ये एक भौतिक राशि है, क्योंकि जिन चीज़ों को मापा जा सकता है ना, वो भौतिक राशि कहलाती हैं। अब हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इस चीज़ को मैं माप नहीं सकता, 1 किलो प्रेम करता हूँ, 2 किलो प्रेम करता हूँ, तो वो एक अभौतिक राशि हो गई। चूँकि विद्युत आवेश को अपन माप सकते हैं तो ये एक भौतिक राशि हो गई। इसीलिए ये जो गुण हो गया ये भी एक भौतिक गुण हो गया। तो मैं विद्युत आवेश को ऐसे कह सकता हूं कि पदार्थ का वह भौतिक गुण, पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके, उम्मीद है यहां तक दिखाई दे रहा होगा, वरना PDF में मैं लिख ही दूंगा। पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव कर सकता है। विद्युत चुंबकीय, मैं बल की जगह क्षेत्र लिख दूं तो बहुत बेहतर होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव, देखो मैंने बोर्ड पर पहले बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, पेन टैबलेट से पढ़ाता था तो आदत नहीं है। अनुभव कर सकता है या उसे उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आवेश समझ में आने लगा होगा। पदार्थ का सबसे पहली चीज तो भौतिक गुण है। प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से। इस चीज को मेन से रखना,
ये पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश भौतिक राशि है कि नहीं, तो विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है, वो एक भौतिक गुण है, उसे माप सकते हो आप है ना। अब जैसे हर चीज़ को आप मापते हो लीटर में, सेंटीमीटर में, कि हाइट कितने मीटर है, तो ऐसे ही इसको कूलम में मापा जाता है, जिसे अभी बताऊंगा। और अंग्रेजी में इसे चार्ज कहते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा और लिख भी देता हूँ, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है चार्ज। ठीक है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है या उसे उत्पन्न कर सकता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बल लगाता है, तो अब मेरा इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन पर बल नहीं लगाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन जो बल लगाएगा वो मेरे प्रोटॉन पर होगा। इसके पीछे का कारण क्या है, देखो भैया, एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींच सकती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन दिल्ली की चुंबक आगरा के चुंबक को नहीं खींचेगी, क्योंकि दोनों के बीच में कितनी दूरी है, बहुत ज़्यादा। तो जब इस चुंबक के दायरे में कोई चीज़ आएगी तभी तो वो उसे खींचेगी, है ना। अगर मैं किसी को थप्पड़ लगाना चाहूँ तो कोई मेरे पास होगा तो तभी तो लगा पाऊंगा ना, मैं दूर से नहीं लगा सकता। तो वैसे ही इनका अपना एक क्षेत्र होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास पास हैं तो बल लगा देंगे, इतने दूर हो गए तो कहाँ से लगाएंगे, तो इसका एक क्षेत्र होता है। तो जो विद्युत का क्षेत्र होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये आवेश है, इसका अपना एक क्षेत्र होगा, आवेश उत्पन्न करेंगे ये, तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा, उसे कह दिया जाएगा विद्युत क्षेत्र। और चुंबक का जो एक अपना एरिया होगा उसे बोल दिया जाएगा चुंबक क्षेत्र, है ना। तो पदार्थ का वो भौतिक गुण हो गया जिसके कारण वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है ना। यानी प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बल लगा रहा है ये उसे महसूस कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो विद्युत बल लगा रहा है ये उसे महसूस कर पा रहा है, तो उसके विद्युत क्षेत्र का ये अनुभव कर रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो गुण है ये अनुभव करने का, उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत आवेश। इसके अलावा आपने कहा विद्युत क्षेत्र के साथ आपने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, तो ये तो समझ में आ गई कि ये विद्युत क्षेत्र प्रभावित करते हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रभावित करते हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि करंट और चुंबक, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। जो चुंबक होती है ना, उसका और करंट का बहुत गहरा रिलेशन है। और जब मैं आपको समझाऊंगा, ये अभी तीसरे चैप्टर में विद्युत धारा आएगी, चौथे चैप्टर में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। चौथी यूनिट का नाम ही है धारा के चुंबकीय प्रभाव। वहाँ पर मैं जब आपको समझाऊंगा तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगेंगी कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। जो आपने बड़ी बड़ी पवन चक्की देखी होंगी वो घूमती हैं, तो करंट कैसे पैदा होता है। कहते हैं कि पानी से करंट बन रहा है, बिजली बन रही है, तो पानी से बिजली कैसे बनती है। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी जब आप इन दोनों का रिलेशन देखोगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का आपस में क्या संबंध है, विद्युत और चुंबक का क्या रिलेशन है। ठीक है, फिलहाल तो ये समझिए विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश पदार्थ का वो भौतिक गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है, उसे उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, खुद भी उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है तो वो भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब आवेश के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आवेश होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है, मात्रक होता है कूलम। इसको दर्शाते हैं C से। और वैसे ही जो विद्युत आवेश है इसको अपन दर्शाते हैं Q से। देखो जनरली अगर मैं अपना वजन लिख रहा हूँ 8 किलोग्राम है, तो 8 किलोग्राम नहीं लिखूंगा, मैं से 8 के और जी लिख दूंगा। के जी का मतलब हो गया किलोग्राम। बार बार मैं इतना बड़ा संख्या नहीं लिख सकता कूलम, इसीलिए मैं सी लिखूंगा। और पेपर में भी बार बार कूलम नहीं आएगा लिखा, सी लिखा आएगा। तो सी का अर्थ समझ जाना कूलम, ठीक है। क्यू का अर्थ समझ जाना विद्युत आवेश के बारे में बात हो रही है, तो इसका मात्रक होता है कूलम। यानी जब मैं वजन को मापता हूँ लीटर में, वो हाइट को मापता हूँ मीटर में, दूरी को मापता हूँ किलोमीटर में, तो वैसे ही मैं आवेश को मापूंगा किसके अंदर, कूलम के अंदर। और ये उसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक कह सकता हूं मैं। ठीक है, अब स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ क्या है, जो विद्युत है वो स्थिर है, यानी विद्युत है वो रुकी हुई है, उसे कहा जाता है क्या, विद्युत आवेश। अब जब विद्युत गति करने लगे तो विद्युत गति करने लगे तो उसे कहा जाता है विद्युत धारा। तीसरे चैप्टर में आप इसे पढ़ोगे, क्योंकि चैप्टर 1 में क्या है, रुका हुआ आवेश, स्थिर विद्युत, ठीक, रुका हुआ है वो गति करने लगेगा। और जब गति करने लगेगा तो उसे कहेंगे धारा विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप सभी जानते हो, करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा, जो आपके घरों में करंट बहता है ना वो। तो करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो अब जैसा कि मैंने बताया विद्युत धारा भी एक भौतिक राशि है, इसको भी मापा जा सकता है। तो इसको मापते हैं एम्पियर में। आपके घर में जो करंट बह रहा है कितने एम्पियर में बह रहा है, अगर आप देखोगे चार्जर वगैरह आपने लिया होगा तो उस पर लिखा रहता है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है कि आपके चार्जर कितनी सप्लाई देता है, 2 एम्पियर की देता है या 3 एम्पियर की, उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है, विद्युत धारा ये हो गया। अब विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है,
जब आवेश गति करने लगता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश गति करने लगता है मतलब कितने समय में जैसे टी से दर्शाते हैं, टी फॉर टाइम में कितना आवेश बह रहा है। आवेश को कैसे दर्शाते हैं, बताया था ना, क्यू से दर्शाते हैं। तो कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, इसको विद्युत धारा बोलेंगे, है ना। जैसे नदी के बारे में बात करूं तो कितने समय में कितना पानी बह रहा है, वो नदी की रफ्तार होती है। तो वैसे ही मैं करंट को मापूंगा कि करंट कितना बह रहा है, तो कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, आवेश बहता है, उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। क्यू बाय टी, क्यू आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम, आप सभी जानते हो। समय को अपन टी में ही लिखते हैं, ठीक है, और विद्युत धारा को अपन ए में ही लिखते हैं। अगर इसका मैं पक्षांतर करूँ, उधर ले जाऊँ, तो ये ए गुणित टी हो जाएगा और सी इधर रह जाएगा, समझ गए। टी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, बटे की संख्या इधर जाती है तो गुणा में पहुंच जाती है। तो ए के गुणा में टी हो गई, सी एक साइड ही रह गया क्योंकि टी दूसरी साइड चला गया, तो सी इज इक्वल टू ए इंटू टी निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसे बोलते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। हिंदी में से विमीय सूत्र बोलते हैं, ठीक है, विमीय सूत्र। आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो लिख देना ए इंटू टी, टी फॉर टाइम, ए फॉर एम्पियर, ठीक है। मतलब विमीय सूत्र थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे तो 11वीं की चीज़ है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, 11वीं में ही बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि बेसिक सी चीज़ है बहुत। विमीय सूत्र यानी हर चीज़ को अपन किलोमीटर मीटर में नहीं लिख सकते, तो विमीय सूत्र में क्या होता है, टाइम को टी में लिख दिया जाता है, वजन को एम में लिख दिया जाता है, एम फॉर मास, है ना, लंबाई को एल में लिख दिया जाता है, एल फॉर लेंथ, ठीक है। तो उसमें किलोग्राम विलोग्राम कुछ नहीं लगाते, खाली लिख देते हैं टी फॉर टाइम, ए फॉर विद्युत धारा, ए फॉर विद्युत धारा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वैसे तो पूरा पेज अब कवर सा होने लगा है तो उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ठीक है, तो होप यू आर अंडरस्टैंड, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अभी तक आप विद्युत आवेश के बारे में समझ गए हो, क्या होता है, कैसा होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। यानी इतना भी आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। न्यूट्रॉन के बारे में मैंने चर्चा नहीं की कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है कि नहीं, इसको भी समझाते हैं। आओ, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश होता है। अब आपने बोला सर आवेश को तो माप सकते हैं, तो इस पर आवेश होता है, कितना होता है, जो चीज़ मापी जा सकती है उसे बताया भी जा सकता है, तो करो। तो इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम आवेश, ठीक है भैया। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो बराबर होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है समान आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश शून्य होता है। इसको मैं कल बताऊंगा कि ये सब क्यों होता है, मतलब इस पर कितना होता है, क्योंकि थोड़ा इनके अंदर थोड़ा बेसिक है जिसके बारे में प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन आ सकता है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ रहे हो। आवेश की प्रकृति दो हो गई, एक हो गई ऋणात्मक, एक हो गया धनात्मक, ठीक है। तो आवेश एक राशि है और इस राशि के बारे में अब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सारी चीज़ों को समझाऊंगा, जितने भी डाउट आपके मन में आ रहे हैं वो। सबसे पहली चीज़, आवेग एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि दो तरीके की हो सकती है, पहली वो जिसके अंदर दिशा हो, दूसरी वो जिसके अंदर कोई भी दिशा ना हो। जैसे मैं भाग रहा हूँ, तो मैं उत्तर में भाग रहा हूँ, दक्षिण में भाग रहा हूँ, पश्चिम में भाग रहा हूँ, उसमें दिशा बतानी पड़ती है, तो वो एक क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। सदिश यानी जिसमें दिशा है। दूसरी होती है अदिश, जैसे मेरा वजन 80 किलो है, अब ना तो पूर्व में 80 किलो, ना ऊपर 80 किलो, ना नीचे 80 किलो, यानी कि मेरे वजन की कोई दिशा नहीं है। वजन तो वजन होता है ना। तो आवेश कैसी राशि है, फिर इसमें दिशा है कि नहीं, जाहिर सी बात है ये अदिश राशि है, इसमें भी कोई दिशा नहीं है ना। पर कुछ राशियों में दिशा होती है, जैसे बल सदिश राशि है या अदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। मैं किसी भी चीज़ पर बल लगा रहा हूँ, है ना, धक्का लगा रहा हूँ किसी भी चीज़ को, ऐसे बल लगा के, तो इधर लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ, फर्क पड़ता है ना, दिशा किधर है। आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्लस के होता है माइनस के होता है, बस उसकी कोई दिशा वगैरह नहीं होती, ठीक है ना। तो आवेश एक अदिश राशि हो गई। इसके साथ साथ ये एक मूलभूत राशि भी हो गई। मूलभूत राशि का अर्थ होता है ये किसी चीज़ से व्युत्पन्न नहीं होती। जैसे मैं कह रहा हूँ
कि मेरी रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या हुआ, 1 घंटे में मैं 8 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो मेरी रफ्तार 2 चीज़ों से मिलकर बन गई ना, एक तो दूरी जो मैं तय कर रहा हूँ 8 किलोमीटर, और दूसरी कितने समय में तय कर रहा हूँ, उसी को तो बोलते हैं 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय कर रहा हूँ। तो रफ्तार हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 राशियों से मिलकर बनी है ना। तो 2 राशियों से जो चीज़ मिलकर बने, 3 राशियों से जो चीज़ मिलकर बने, उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। छोटे में बहुत पढ़ते हैं, पर वो 2 चीज़ों से मिलकर बन गई ना, एक लंबाई से एक चौड़ाई से, तो फिर वो मूलभूत राशि नहीं रही, वो एक व्युत्पन्न राशि हो गई, है ना। जबकि आवेश एक मूलभूत राशि है, वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनती, बल्कि वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आवेश की मैंने 2 प्रकृति आपको बता दी, है ना। एक हो गई धनात्मक और एक हो गई ऋणात्मक। या तो आवेश प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लस में हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। जैसे आप पत्ते खेल रहे हो, नहीं खेलते अच्छी बात है, खेल रहे हो, अगर आप जीत रहे हो तो प्लस में जा रहे हो, 80 रुपया जीत गए, और 1 भी रुपया नहीं जीते तो 0, पर हार गए उसमें, उसे किस में लिखोगे, उसे माइनस में लिखा जाता है। तो ठीक वैसे ही आवेश भी 2 तरीके का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। कैसा, धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। अब एक प्रश्न जो आपके मन में शायद आ रहा होगा या आना चाहिए, देखो मैंने ईंट रखा, ईंट से दीवार बनाई, अगर ईंट का वजन है तो दीवार का भी वजन होगा कि नहीं। तो हर चीज़ आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है ये बताया, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो मैं चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हूँ, मेरे ऊपर कोई आवेश क्यों नहीं है, हम क्या क्यों नहीं दूसरे को खींच पा रहे, मतलब कोई दोस्त वगैरह है, आकर्षित करना चाहते हैं उसको अपनी ओर, काहे नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर वो बल क्यों काम नहीं करता, जबकि हम जिनसे मिलकर बने उनका तो है। अब किसी चीज़ का वजन है और उससे कोई चीज़ मिलकर बने, डेफिनेट सी बात है उसका वजन होगा। तो फिर इनका अगर इनके ऊपर आवेश है तो इनसे हम बने हैं, तो हमारे ऊपर आवेश क्यों नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर तो आवेश है, पर इनसे जो चीज़ मिलकर बनी है, इनसे क्या मिलकर बनता है, परमाणु। अब परमाणु के ऊपर जो आवेश है वो 0 है, नेट आवेश 0 है, नेट यानी कुल आवेश 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर ये बना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, फिर परमाणु पर आवेश क्यों नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इसको 1 ई लिख देते हैं, ठीक है, बार बार इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, इसीलिए 1 ई लिख देते हैं। तो कहीं पर सवाल आएगा फिजिक्स में 1 ई लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। तो इस पर भी कितना आवेश है, 1 ई है, बस इस पर जो आवेश है वो नेगेटिव है, इस पर जो आवेश है पॉजिटिव है। अब देखिए टोटल परमाणु पर आवेश कितना हो गया, मान लीजिए टोटल परमाणु में 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु का क्या नियम है, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं। तो 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि 4 प्रोटॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन पर 4 ई आवेश हो जाएगा। जब एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है, 1 ई, तो 4 प्रोटॉन पर 4 ई आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 ई आवेश है तो 4 इलेक्ट्रॉन पर 4 ई आवेश, लेकिन ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब प्लस के 4 ई माइनस के 4 ई, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। भाई 4 में से 4 गए तो कितने बचे, 0, क्योंकि एक संख्या प्लस की एक माइनस की है। गणित का एक सामान्य नियम होता है कि जब चिन्ह विपरीत हों, यानी एक प्लस की एक माइनस की, तो ये घट जाते हैं। हाँ, मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब टोटल आवेश कितना हो जाएगा, चूंकि ये भी माइनस के 4 ही आवेश है, ये भी माइनस के 4 ही आवेश है, तो चूंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं इसीलिए 4 और 4 जोड़ के 8 ई हो जाएगा, वो भी माइनस के। अगर दोनों प्रोटॉन हो, मेरे पास 4 प्रोटॉन है और 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर 1 ई आवेश, तो 4 प्रोटॉन पर 4 ई आवेश, इधर भी 4 प्रोटॉन पर 4 ई आवेश, तो एक प्लस और दूसरा प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 ई आवेश, क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं प्लस के तो जुड़ जाती है। गणित का सामान्य नियम है, आपने पढ़ा होगा, जब दोनों चीज़ें दोनों समान चिन्ह होते हैं समान, तो चीज़ें जुड़ती हैं, और विपरीत होते हैं तो घटती हैं। जैसे यहाँ पर घटा है ना, प्लस था एक माइनस था, विपरीत चिन्ह तो घट गए, और प्लस प्लस एक जैसे चिन्ह थे तो जुड़ गए।
अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु का नियम है। 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 4 माइनस के 4 इनके ऊपर आवेश हो गया, तो टोटल जीरा कितना, टोटल 0 हो गया जुड़ने के बाद। इधर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन पर 4 ही नेगेटिव आवेश, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन पर 4 ही नेगेटिव आवेश, तो टोटल माइनस के 8 इलेक्ट्रॉन आवेश। इधर 4 प्रोटॉन पर प्लस के 4 ही आवेश, इधर भी 4 प्रोटॉन पर प्लस के 4 ही आवेश, तो टोटल हो गया प्लस के 8 ही आवेश, क्योंकि इधर समान चिन्ह थे और इधर प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह थे। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करवा लेते हैं न्यूमेरिकल के जैसा बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन लो, हमारे पास एक परमाणु है ए, और इस एक परमाणु है, उस पर कितने आवेश हैं, पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या 3 है। ठीक है, एक परमाणु ए पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 3 है, तथा बी पर, एक परमाणु बी है, उस पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या 2 है। अगर ए में से 2 इलेक्ट्रॉन बी पर चले जाते हैं, तब परमाणु पर उत्पन्न आवेश बताइए। चलो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे सब मैं बताता चलूँगा। ये उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये तो पुराना है वैसे भी। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, थोड़ा गीला हो रहा है ये, 1 मिनट रुको। ठीक है, एक परमाणु ए है तो ये परमाणु ए बना दिया, और एक परमाणु बी है तो एक परमाणु बी बना दिया। क्योंकि मैं पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा, क्योंकि न्यूमेरिकल में हिंदी आपको ऑलरेडी लिखी मिलेगी, जो नोट्स दूंगा मैं उनमें, और जो जरूरी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, स्पेशली न्यूमेरिकल वाली वीडियो होगी, उसमें मैं 1-2 न्यूमेरिकल में हिंदी लिख के बता दूंगा आपको कैसे लिखनी है। यहाँ पर समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है बी। ए पर कितने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है, 3। इस पर कितने हैं, 3 हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, और बी पर कितने हैं, बी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। बी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। अब क्या हुआ, ए में से 2 इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, ए में से 2 इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए। ठीक है, अब इसके पास 3 ही प्रोटॉन थे, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन इसके पास अब कितने रह गए, 3। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए, अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बी को देखिए, अब इसके पास 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 ही थे, 2 और आ गए तो अब इसके पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपने को आवेश कैलकुलेट करना है, कितना है। एक प्रोटॉन पर मैंने बताया 1 ई आवेश होता है, तो 3 प्रोटॉन पर कितना हो गया, 3 ई आवेश प्लस के। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 ई आवेश होता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 ई आवेश रहेगा, वो भी माइनस के। तो चूंकि प्लस माइनस चिन्ह विपरीत है, तो 3 में से 1 2 घट जाएगा, 2 यानी प्लस के 2। ठीक है, यानी प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर 1 ई आवेश, तो 2 प्रोटॉन पर 2 ई आवेश प्लस के। 4 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, 4 ई आवेश, वो भी माइनस के। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 ई आवेश, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पर घटेगा, 4 में से 2 गए तो 2 ही। ठीक है, 4 बड़ी थी इसीलिए चिन्ह भी माइनस का आया, तो एक तरफ माइनस के 2 ई आया, एक तरफ प्लस के 2 ई आया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है क्या, अब ये नोट करना है आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है,
कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है उसके बारे में बताइए। तो जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, अभी वस्तु उदासीन है, ठीक है, उदासीन वस्तु, क्योंकि पहले इस पर आवेश कितना था, 0 था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो आवेश 0 ही होगा, करके भी बता दिया, नेट आवेश 0 रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, टोटल जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 इलेक्ट्रॉन 0, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 प्रोटॉन 0, ठीक है। तो उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, अब ये उदासीन वस्तु थी, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इसके ऊपर कितना आवेश आ गया, प्लस के 2 ही आवेश हो गया। तो निकलने पर वस्तु पर धनात्मक आवेश, ये पॉइंट याद रखना, धनात्मक आवेश तथा वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारे पास दोनों वस्तुएं उदासीन थी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गई, तो इस पर जो आवेश क्रिएट हुआ वो प्लस के 2 ई था, करके बता दिया कैसे हुआ। इस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो माइनस के 2 ई था, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो ऋणात्मक था, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन छोड़े उस पर जो आवेश हुआ वो धनात्मक था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो धनात्मक आवेश आएगा या ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, तो ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक और निकाले तो धनात्मक। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन को अपन स्थानांतरित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले गए, लेकिन प्रोटॉन निकल के इसमें से इसमें नहीं जा सकते। हालांकि इस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन समझने के लिए प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन एक तो परमाणु के बीच में होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी से निकाला जा सकता है बाहर, लेकिन प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो सामान्य रूप से ऐसे जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप आवेश के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। 2 तरीके के आवेश होते हैं, किस तरीके के प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। अब बात ये है, मुख्य बात ये है वो ये कि इन आवेश की जो ये मात्रक है कूलम, ये तरह तरह का होता है। तो अब अपन मात्रक पढ़ेंगे और इसके संबंध में 1-2 चीज़ और पढ़ेंगे, फिर क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो बारिश के कारण लाइट नहीं है और बल्ब भी डाउन हो रहा है, चार्ज वाला है, तो ठीक है, फिर भी थोड़ा समय के लिए कंटिन्यू करेंगे। EMU, ये अलग अलग यूनिट है, एक तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये अलग अलग यूनिट है, इकाइयाँ हैं, मात्रक हैं अलग तरीके से, है ना, अलग अलग मात्रक हैं। एक EMU का अर्थ होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और ये बराबर होता है 10 कूलम के। एक EMU बराबर होता है 10 कूलम के। हिंदी में से बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय इकाई। ठीक है, एक ESU, ये SC का मतलब होता है स्टैट कूलम, और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। तो एक ESU बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक ESU बराबर होता है एक फ्रैंकलिन के, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है एक स्टैट कूलम के। अब एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, और एक स्टैट कूलम एक फ्रैंकलिन के बराबर होता है, एक ESU। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, या फिर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, या फिर 3 × 10⁹ ESU। इन सभी का मतलब एक ही है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,480, इसको 500 लिख देते हैं, ऑलमोस्ट 500, तो 96,500 कूलम है ना। और ये जो होता है सबसे बड़ा मात्रक है, मतलब आप समझो एक फैराडे के अंदर करीब करीब इतने कूलम आवेश आ रहा है,
तो ये सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक होता है ये 1 फैराड। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बताइए, और उसमें कितने कूलम होते हैं। तो 1 फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है, और 1 फैराडे में 96,500 कूलम जो है आवेश होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होगा एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो होता है वो होता है 6.25 × 10⁻⁻31 सॉरी 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे द्रव्यमान पूछा जा सकता है। और द्रव्यमान 11वीं वाली चीज़ है ना, जिसे अभी उतना नहीं पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आवेश के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर अपन क्लास एंड करने वाले हैं अपनी आवेश के बारे में, कि जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें होता है प्रतिकर्षण, और जो विजातीय आवेश हैं उनमें होता है आकर्षण, ठीक है। सजातीय यानी सेम एक जैसे, और विजातीय यानी अपोजिट विपरीत प्रकार के। तो अब मुझसे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पर एक जैसा आवेश होगा, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण, ठीक है। प्रतिकर्षण विजातीय सजातीय आवेश यानी प्रतिकर्षण, एक सजातीय यानी एक जैसे आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण। एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है, दोनों एक जैसे हैं तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है दूर जाना एक दूसरे से, है ना। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है दूर जाना, जैसे चुंबक एक दूसरे को खींचती है, अगर सामने से लाओ तो ऐसे नॉर्थ और साउथ को लाओ तो उन्हीं को, एक चुंबक को उल्टा करके पास लाओगे तो वो दूर भगने लगेगी। आकर्षण का मतलब है खींचना। तो जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है एक आवेश है, अगर दोनों एक जैसे हुए तो एक जैसे दूर भगेंगे, और अलग अलग तरीके के हुए तो एक दूसरे के पास आएंगे। यानी अलग अलग हुए, विजातीय हुए तो आकर्षण खींचेंगे, और सजातीय एक जैसे हुए तो दूर भागेंगे। अच्छा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, तो इनमें होगा आकर्षण, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है, दोनों में आकर्षण होगा, दोनों अलग अलग तरीके के हो गए। अब अपोजिट का मतलब ये है, तो एक अपने पास आवेश है और एक अपने पास उदासीन है, तो उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा मगर कम होगा वो, ठीक है। मगर की जगह किंतु लिख दो, बिल्कुल हिंदी सही रहेगी, किंतु कम। एक आवेश है और एक उदासीन वस्तु है, दोनों में आकर्षण होता है लेकिन कम होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक न्यूट्रॉन ले लिया, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो आवेश इसको खींचेगा लेकिन बहुत कम बल से, ठीक है। ठीक वैसे ही एक प्रोटॉन है तो ये खींचेगा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को, लेकिन बहुत ही कम बल से, ठीक है। तो इतना हो सकता है आपकी समझ में आ गया होगा। और आवेश आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, दोनों को घिस दो। ऐसे अगर आप घिसते हो तो हथेलियों को घिसोगे तो दोनों गर्म होने लगेंगे, यानी वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऐसे ही मैं अगर मार्कल को इस तरीके से शर्ट से घिसता हूँ तो यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएंगे, इसके कारण इस पर आवेश आ जाएगा। और जब आवेश आ जाएगा तो इतना तो नहीं आएगा कि मुझे खींच सके, लेकिन छोटे मोटे कचरे या छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को इसके पास लाओगे तो वो इससे चिपक जाएंगे। घर पर ट्राई करके देख सकते हो, या फिर मैं एक छोटी सी वीडियो में करके बता दूंगा। और भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पर अभी साधन नहीं है उतने मैं बता सकूं। धीरे धीरे जो लेक्चर आएंगे वो थोड़े अपग्रेड हो जाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंड, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं PDF के रूप में इनको पक्का डाल दूंगा। एक प्रॉब्लम रहती है क्या है, अगर वीडियो चल रही है तो वीडियो के साथ साथ मैं अलग से फ़ोटो नहीं ले सकता, तो वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, जबकि वीडियो की क्वालिटी इमेज जितनी अच्छी नहीं होती, है ना। अगर आप एक इमेज को कैप्चर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक्सेल्स को कैप्चर करती है और फिर उसके ऊपर उसको एनालाइज भी कर देती है, क्योंकि वीडियो में एक ही वीडियो में इतने सारे पिक्सेल्स इतने सारे फ़ोटो आ जाते हैं, फ्रेम आ जाते हैं 1 मिनट की वीडियो में, इसीलिए
उनको बाद में उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप उसे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें बाकायदा मैंने लिखी हुई हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।